नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों, ये क्लास आप सभी के कंप्यूटर की रहने वाली है। जो एग्जाम कल आपका एनएचएम स्टाफ नर्स या राज में नर्स ग्रेड सेकंड का होने वाला है, उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद फायदेमंद क्लास रहने वाली है। अभी तक एनएचएम के जो भी एग्जाम हुए हैं 2 तारीख से लेकर 11 तारीख तक सभी एग्जाम के कंप्यूटर क्वेश्चंस में यहाँ लेकर आप सभी के लिए आया हूँ। जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन से वो लेकर आया हूँ। क्लास खत्म होने के क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप छोड़कर मत जाना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है इनके मैं टिक लगा के लाया हूँ। ये पीडीएफ आपको मैं लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल की, वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। कृपया करके पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ इस क्लास के में लास्ट में क्वेश्चन पूरे होने के बाद मैं कुछ और चीजें बताऊंगा जो आपकी जो कंप्यूटर की जो हमारे पीडीएफ 78 पेज वाले, उसमें से कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में कवर करके जाऊंगा कि हाँ ये चीजें आपको और देख लेनी है ताकि आपका काम बन जाए। ठीक है, तो क्वेश्चंस के बाद आप जो लास्ट में फिर और एनालिसिस जो बताऊंगा, मतलब यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी चीजें मैं करवा के जाऊंगा। एक तरह से मैराथन रहेगी, लगभग 1.5 घंटे के आसपास की क्लास होने की उम्मीद यहां पर है। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखते रहना और अपने सभी साथियों के पास जरूर वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं, आगे चलते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, पहले क्वेश्चन आ रहे हैं किसके, ये क्वेश्चन आपका है ट्यूटर वाली वैकेंसी ट्यूटर वाले एग्जाम का क्वेश्चन है। सीपीयू मेमोरी के साथ एड्रेस कंट्रोल और डेटाबेस के माध्यम से संचार करता है, जिससे एक सिस्टम बस बनती है। बिल्कुल एक राइट आंसर, ये कथन सही है, तो इसमें कोई दिक्कत, कथन तो सही है यहाँ पर। लेकिन सिस्टम बस यह सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों पर स्वतंत्र रूप से काम करे बिना किसी इंटरकनेक्शन के, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसमें केवल कथन सही है, कारण यहाँ पर गलत है। ठीक है, इसके आगे सीपीयू जो होता है, सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, आपको मैं बता चुका हूं पहले। सीपीयू के मुख्य 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्टों में इसको डिवाइड करा गया है। और इसमें जो स्थानीय मेमोरी होती है, जो डेटा को स्टोर और निर्देश करने का काम करती है, डेटा और निर्देशों को स्टोर करने का काम करती है, जिसको रजिस्टर कहा जाता है, जो आकार में और संख्या में लिमिटेड होती है, सीमित होती है। ध्यान रखना है चीजें। सीपीयू के बारे में मैं 3-4 चीजें एक्स्ट्रा आपको बताता जाऊंगा क्वेश्चन के बारे में। और क्योंकि सीपीयू जो होता है, सीपीयू में एक मेमोरी होती है जिसको रजिस्टर मेमोरी कहा जाता है, आकार में छोटी होती है, संख्या में कम होती है, लिमिटेड होती है। इसके 3 मुख्य घटक होते हैं, जिसमें एक एएलयू होता है, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। 3 पार्ट इसके होते हैं। एएलयू क्या करता है, जो अंक गणितीय जो तार्किक जो लॉजिकल काम होते हैं उनको करने का काम करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, अनुक्रमिक निर्देश और निष्पादन को नियंत्रित करने की और निर्देशों की व्याख्या करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। और रजिस्टर क्या करता है, स्टोरेज लोकेशन, जो कि निर्देश और डेटा को स्टोर करता है। और ये क्या होता है, ये तभी काम करेगा जब सीपीयू उनका उपयोग कर रहा होगा। स्टोर तब कब करता है, ये जब सीपीयू मतलब वर्क कर रहा होगा, यानी कि ये अस्थायी तरीके से काम करता है। ठीक है, इतनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, लिखूंगा नहीं, सुन लेना है आपको। एक्सेस डेटाबेस से अच्छी तरह से स्वरूपित और प्रिंट करने योग्य डेटा की अपेक्षा करने के लिए हम कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर एक्सेस डेटाबेस से अच्छी तरह से स्वरूपित और प्रिंट करने योग्य डेटा की अपेक्षा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेरी है, फोरम है और तालिका है। ये तालिका मतलब टेबल होती है। बाकी जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, जो आपने यहाँ पर इसमें मैंने टिक लगा रखा है ताकि आप सभी को ज्यादा इधर उधर देखना ना पड़े। अगर मैं क्वेरी की बात करूं तो क्वेरी यहाँ पर क्या होता है, डेटाबेस से विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। यानी कि क्वेरी मतलब किसी चीज के लिए आपको कोई दुविधा हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, तो उसकी विशिष्ट जानकारी के लिए आप क्वेरी का यूज कर सकते हो। फोरम की अगर हम बात करें, डेटा को देखने, दर्ज करने और संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपसे कनेक्टेड पूछे जा सकते हैं कि फोरम किससे रिलेटेड है, देखने, दर्ज करने और संपादित करने के लिए। टेबल, डेटा को पंक्ति और स्तंभों में संग्रहित करने के लिए, यानी कि आपको पता है टेबल का क्या काम होता है, टेबल इस तरीके से बनती है। तो डेटा को स्तंभों और कॉलम्स में क्या करने के लिए, स्तंभों और पंक्तियों में संग्रहित करने के लिए काम में आती है। ठीक है, डेटाबेस की स्वरूपित और प्रिंट करने योग्य डेटा की अपेक्षा करने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं किसका, रिपोर्ट का। अगला क्वेश्चन है, विधान दे रखा है, कभी भी पायरेट या अनधिकृत सॉफ्टवेयर का उपयोग न करें, इसके बजाय फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। इसके निष्कर्ष क्या हो सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से
उपरोक्त विधान से निकाला जा सकता है। यानी कि जो पायरेटेड या अनाधिकृत सॉफ्टवेयर है तो क्वेश्चन उल्टा पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, आप शब्दों पे जाना भाई। अनाधिकृत, पायरेटेड मतलब अवैध की बात हो रही है यहाँ पर, अनाधिकृत। तो इनकी बजाय, इनका क्या कारण हो सकता है कि आप इनके बजाय फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। उसका कारण हो सकता है पायरेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग अवैध है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन में ही आंसर था इसका अनाधिकृत, यानी कि क्वेश्चंस में आंसर इसका छुपा हुआ था। क्या चीज थी? सुरक्षित अनाधिकृत, यानी कि वो अवैध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फटाफट से आप देखते चलिए। एक वीडियो डिजिटाइजर वास्तविक जीवन दृश्यों से छवि कैप्चर करने के लिए एक आदर्श उपकरण है जिसने कंप्यूटर काम में समाहित किया जा सकता है। निष्कर्ष है, कैप्चर की गई छवि फिर कागज पर ट्रांसफर की जा सकती है। इसके साथ एक तेज कंप्यूटर और बड़ी मेमोरी क्षमता की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल दोनों सही है, क्योंकि जो आप कैप्चर करोगे उसको भी आप कागज पर ट्रांसफर कर सकते हो, और जितना तेज आपका कंप्यूटर होगा उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग होगी और उतना ज्यादा मेमोरी क्षमता होगी, उतनी ज्यादा फोटो स्टोर कर पाएगा। तो दोनों इसके निष्कर्ष राइट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम की आउटपुट यूनिट परिणामों को बाहरी दुनिया तक पहुंचाती है। कंप्यूटर सिस्टम की आउटपुट यूनिट परिणामों को बाहरी दुनिया तक पहुंचाती है। क्या ये सही है? बिल्कुल, जो कंप्यूटर सिस्टम की आउटपुट यूनिट है, यानी कि आउटपुट यूनिट है, वो क्या करेगी? बाहरी दुनिया तक पहुंचाएगी। जैसे कि प्रिंटर मान लो आप, जैसे आपने कोई भी चीज प्रिंट करना, कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करना है तो उसको आप कहीं भी भेज सकते हो। कोई नोटिस है, नोटिस सर्कुलर करना है तो उसको आप प्रिंट करके ही भेजोगे, तो वो हो जाती है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न कोडेड परिणामों को मानव पठनीय रूप में परिवर्तित कर देती है। बिल्कुल राइट आंसर है ये। लेकिन क्या है, दोनों चीजें तो ऑप्शन और कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की रिलेटेड नहीं है, व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मेल मर्ज का उपयोग लिफाफों के ऊपर लेबल सेट बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। जो कथन है, याद रखना, कथन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लिफाफों के लेबल सेट करने के लिए किया जा सकता है? ये क्वेश्चन आपसे उल्टा करके पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, तो वहां मेल मर्ज आपका आंसर होगा। तो लेबल पर रिटर्न एड्रेस की एक ही होता है, लेकिन गंतव्य का एड्रेस प्रत्येक लेबल के लिए अलग अलग होता है। यानी कि जो रिटर्न वापस अगर आपने कोई पार्सल भेजा है तो उसमें दो एड्रेस बढ़ते हैं, एक तो फ्रॉम और एक टू वाला। तो टू वाला तो सभी पे अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो फ्रॉम वाला होगा वो हमेशा एक ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साइबर अपराधी द्वारा वायरस और अन्य मेलवेयर फैलाने का उद्देश्य क्या होता है? तो उसका सीधा सा काम होता है, साइबर अपराधी या क्रिमिनल क्या करेगा? ब्लैकमेलिंग करेगा या वो एक्सटेंशन करे के लिए निजी या गोपनीय डेटा चुराने का उपयोग इसमें करने वाला है। इनके बारे में अपन आगे देखेंगे, अभी पीडीएफ में बताऊंगा मैं। निम्नलिखित में से कौन चार में से तीन डिवाइस लोकेटर डिवाइस श्रेणी में आते हैं, लेकिन एक को छोड़कर? जो अपन देखते हैं जैसे वो माउस पे कर्सर वगैरह घूमते हैं, तो कर्सर वगैरह हो गए जो जिनको घुमाता है वो लोकेटर डिवाइस में आते हैं। टच पैड का यूज जो लैपटॉप में होता है उसको टच पैड बोलते हैं। लैपटॉप में जो माउस टाइप जो छोटा सा चार पैसा बना होता है उसको बोला जाता है टच पैड एक लोकेटर डिवाइस है। डिजिटाइजिंग टैबलेट जो आता है ये भी एक लोकेटर डिवाइस है। इसके अलावा एक जॉयस्टिक आता है जो गेमिंग वगैरह खेलने में काम आता है, ये भी क्या है? लोकेटर डिवाइस है। एक आता है आपका क्या चीज? माउस भी आपका लोकेटर डिवाइस है। और एक और आता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, आगे आएगा तो बता दूंगा। टच स्क्रीन जो होता है ये एक लोकेटर डिवाइस नहीं है, टच स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन एक आउटपुट और इनपुट डिवाइस है, लेकिन लोकेटर डिवाइस नहीं है, क्योंकि टच करेंगे तो अंदर काम करेगा, लेकिन अगर इसमें वीडियो वगैरह कुछ भी देखेंगे तो आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करेगा। ठीक है, आधुनिक सीपीयू में खालिस्तान का उपयोग तेज प्रोसेसिंग के लिए अक्सर एक्सेस किए गए डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कैश मेमोरी। सबसे तेज है, लेकिन ये अस्थायी होती है। रैम भी अस्थायी होती है, तो ये कैश मेमोरी इसका राइट आंसर यहां पर आ जाएगा। अस्थायी मेमोरी होती है कैश मेमोरी। ठीक है, इनके बारे में आगे मैं बताऊंगा पूरा का पूरा। एक बार जब आप WORM डिस्क पर डेटा लिखते हैं तो ये एक खालिस्तान की तरह व्यवहार करती है, तो किसकी तरह व्यवहार करेगी? CD-ROM की तरह ये व्यवहार करने वाली है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्लैश मेमोरी पारंपरिक रूप से EEPROM से डेटा मिटाने में कैसे भिन्न है? तो ये क्या करेगी? जो फ्लैश मेमोरी है ये क्या करेगी? एक ब्लॉक और पूरे चिप को एक साथ मिटा देती है। तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर स्पष्ट होने वाला है। नैनो सेकेंड का आपको पता है, नैनो दिख गया, -9 होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक उपयोगकर्ता ईमेल पर नहीं कर सकता, यानी कि एक उपयोगकर्ता ईमेल पर नहीं कर सकता। तो ड्राफ्ट में आप सेव कर सकते हो, कोई भी मेल लिखोगे ड्राफ्ट में सेव कर पाओगे। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक के साथ 10 लोगों को और मेल भेज रहे हो, लेकिन आप भेज तो रहे हो लेकिन किस किस को मेल भेजिए सामने वालों को पता नहीं लगे, तो तब बीसीसी का यूज करा जाता है। और जब सीसी का यूज करा जाता है तब सभी को पता लग जाता है। ठीक है। फाइलों को अटैच करना ये ईमेल में आता है। प्राप्त ईमेल को सेंट फोल्डर में सेव करना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्राप्त जो मेल होगा, रिसीव मेल होगा, वो किस में जाएगा, वो तो इसमें जाने वाला है आपका इनबॉक्स में। उपयोगकर्ता को ऐसे प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है जो वास्तविक भौतिक मेमोरी से बड़े होते हैं। तो कौन देता है, वर्चुअल मेमोरी यहाँ पर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सेल में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले 2 प्रकार के सेल रेफरेंस कौन सा होगा। तो इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव सेल जो होता है, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुका है और मैं आपको बता भी चुका हूं। इसको आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है। अब आता है आगे नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज होता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज जो होता है वो होता है हार्ड डिस्क के आकार को घटाने और उनकी क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो नैनो टेक्नोलॉजी है, जितनी नैनो टेक्नोलॉजी आएगी उससे क्या होगा, उनका आकार है, डिजाइन छोटी होती जाएगी, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। आगे आता है हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका मतलब क्या होता है, ये पारंपरिक डिस्क ड्राइव को गैर वाष्पशील नॉन वोलेटाइल प्लेस मेमोरी के साथ जोड़ने वाली एक नई तकनीक है। ठीक है। हाइब्रिड वाली जो किसके साथ यूज करती है, प्लेस मेमोरी के साथ, जो नॉन वोलेटाइल प्लेस मेमोरी होती है उसके साथ इसको जोड़ा जाता है। इसके बाद है होल डिस्क एनक्रिप्शन या फुल डिस्क एनक्रिप्शन। ये किससे रिलेटेड है, तो जो ये रिलेटेड है आपकी इससे कि डेटा को स्टोर करने से पहले एनक्रिप्ट करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो। तो इसका ये हो जाएगा। माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम आधारित स्टोरेज क्या होता है, हार्ड डिस्क के ये होता है मोबाइल उपयोगिता इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग की जाती है और इसे व्यापक रूप से अपनाए जाने का अनुमान है। यानी कि आगे फ्यूचर में जो यूज होने वाली है माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम आधारित स्टोरेज फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। आगे बढ़ते अपन। निम्नलिखित में से कौन सा बयान या वाक्य ब्लॉकचेन के बारे में सत्य है। ब्लॉकचेन में प्रत्येक नोड के पास डेटाबेस की अपनी एक प्रति होती है। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। वेब पेज के यूआरएल का भविष्य में संदर्भ के लिए सहेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है बुकमार्किंग। क्या कहा जाता है दोस्तों, बुकमार्किंग कहा जाता है। आपने कई बार देखा होगा ना कि किसी भी डेटा को अगर आप देखते हो तो वहां पर जब आप कुछ सर्च कर रहे हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि वहां बुकमार्क का ऑप्शन आता है। किसी पेज को अगर आप सेव करना चाहो तो उसको बुकमार्क में डाल देते हो। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग में क्या भूमिका होती है। तो इसका जो काम होता है सीएडी का उपयोग करके उत्पादों को बनाने में मदद करता है। अब सीएडी क्या होता है, तो ये होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसमें आप अलग अलग डिजाइन रख सकते हो। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म होती है सीएडी की, और इसका उपयोग केम का उपयोग किया जाता है केड का उपयोग करके उत्पाद बनाने में। जैसे जैसे डेटाबेस बड़ा होता है, डेटा पुनः प्राप्त करने की बड़ी चुनौती क्या है। निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो खोज और पुनः प्राप्ति का समय काफी ज्यादा उसमें लग जाता है। कौन सा उपकरण इनपुट डेटा को कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वीकार डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। यानी कि जो इनपुट डेटा को कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वीकार डिजिटल रूप में, कौन सा उपकरण इनपुट डेटा को कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वीकार्य डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। तो इनपुट डेटा होगा, उसको इनपुट डिवाइस ही क्या करेगा, अंदर लाएगा। जैसे आपके पास कोई पेज था, उसको आप डिजिटल रूप में परिवर्तित करना चाहते हो तो उसको क्या करोगे, स्कैनर में डालोगे। स्कैनर क्या है, एक तरह से इनपुट डिवाइस है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गवर्नेंस एक्सचेंज में कौन कौन से सरकारी स्तर शामिल है। भाई ई गवर्नेंस में सारे के सारे स्तर शामिल है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। राष्ट्रीय, राजकीय, नगरपालिका और स्थानीय सारे के सारे इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफी हद तक पदार्थ का उपयोग
काफी हद तक पदार्थ का उपयोग सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी बनाने के लिए किया जाता है, तो वो होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का यूज काफी हद तक यहां पर करा जाता है। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक सामग्री का यहां पर यूज करा जाता है। और यहां पर आपसे पूछा जा सकता है इंटीग्रेटेड सर्किट जो वैली है कहां पर सबसे ज्यादा बनाई जाती है, तो बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए तो बेंगलुरु वाला। 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करा गया है? तो कंप्यूटर का वायरस क्या होता है? वायरस का आपको पता है, आप बायो के स्टूडेंट्स हो या मेडिकल के स्टूडेंट्स हो, आपको पता है कि वो खुद की रेप्लिकेशन खुद कर लेता है, खुद की प्रतिकृति खुद बना लेता है और वो सभी चीजों के लिए हानिकारक होता है। तो सेम उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी वायरस वही काम करने वाला है कि वो खुद की रेप्लिकेशन कर लेता है और हानिकारक कोड जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे वायरस अपने शरीर को नुकसान पहुंचाता है वैसे कंप्यूटर को भी वायरस नुकसान ही पहुंचाता है। मेगाहर्ट्ज का उपयोग क्या होता है? शब्द का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज का मतलब यहाँ क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हर्ट्ज होता है ये आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति क्या होती है? तो अगर आपको ध्यान हो, आवृत्ति की अगर पता हो तो आवृत्ति क्या होती है? 1/, आवृतकाल यानी कि समय अंतराल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक चक्कर कितने समय में कराया, यानी कि चक्र पर सेकंड। ठीक है, चक्कर पर सेकंड इसका राइट आंसर ये होगा। गति वगैरह कुछ नहीं होगा, कई जगह मैंने देखा है इसमें गति वगैरह दे रखा है, लेकिन जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी उसमें भी गलती से जो टाइपर था उसने इसको बी टाइप कर दिया, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला, साइकिल्स। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा टाइम शेयरिंग सिस्टम का उदाहरण है? टाइम शेयरिंग सिस्टम का उदाहरण में सारे जो टाइम शेयरिंग के ओपन सोर्स सिस्टम है सब कुछ मैं अभी आपको बता दूंगा लास्ट में इसी क्लास के, तो आपको ये चीजें बार बार परेशान नहीं करेंगे। सिस्टम जो कई उपयोगों को एक ही कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है, ये टाइम शेयरिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा एक्सेस स्पीड के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा स्टोरेज डिवाइस के लिए सबसे तेज सबसे धीमा तक रैंक है? तो सबसे तेज होता है एसएसडी हो गया सबसे तेज, और सबसे जो स्लो हो गया वो कौन सा हो गया? वो हो गया आपका मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक टैप है, सबसे स्लो हो जाता है। और एसएसडी की जो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी की फुल फॉर्म होती है। एचडीडी की आपको पता है हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, और ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका राइट आंसर ये होगा, सबसे ज्यादा जो फास्ट होता है वो एसएसडी होता है और सबसे स्लो जो होता है मैग्नेटिक टेप यहाँ पर होता है। अगर बात करूं मैं यहाँ पर डेटा की, अगर मैं बात करूं तो डेटा भी आप यहाँ पर देख सकते हो, एसएसडी वगैरह सब आपको ये पता है। तो एसएसडी जो होता है, मैग्नेटिक टेप जो होता है, मैग्नेटिक टेप में सबसे सिंपल सबसे स्लो स्पीड पे डेटा एक्सेस होता है, और इसमें जो डेटा होता है सबसे पहले पढ़ा जाएगा फिर उसको लिखा जाएगा, मतलब एक के बाद एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते। ऑप्टिकल डिस्क की अगर मैं बात करूं तो डेटा को पढ़ने के लिए इस पर लेजर बीम का यूज होता है, तो ये भी ध्यान रखना, ऑप्टिकल डिस्क पे किसका यूज होता है? लेजर बीम का यूज यहाँ पर होता है। अगर बात करूं हार्ड डिस्क ड्राइव की, तो हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा को रीड और राइट करने के लिए मूविंग हेड और डिस्क होती है, यानी कि जो इसमें स्पीड थोड़ी अच्छी होती है, एसएसडी से कम होती है, लेकिन सबसे कम भी नहीं होती। इसका कारण क्या होता है? इसमें डेटा को रीड और राइट करने के लिए मूविंग हेड एंड डिस्क होती है। क्या होती है? मूविंग हेड एंड डिस्क इसमें होती है। और अगर बात करूं मैं सॉलिड स्टेट ड्राइव की अगर मैं बात करूं तो इसमें डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर किया जाता है। तो इसमें कैसे करा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर करा जाता है, और इसमें मैग्नेटिक टेप में पहले रीड करा जाएगा फिर राइट करा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूं, लिख कुछ नहीं पा रहा। सामान्यतः कौन सा डिवाइस डेटा ट्रांसफर के लिए फायर वायर का उपयोग करता है? तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और वीडियो कैमरा इसका यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी है? तो हार्डवेयर के साथ समन्वय करना और सिस्टम संसाधनों को नियंत्रित करना जिम्मेदारी है। सबसे एडवांस उन्नत रोबोट आर्म्स सेंसर का उपयोग करने के लिए, ताकि वे बाहरी रुकावटों को पता लगा सके और टूटने से बच सके। तो इसके लिए क्या है? गति, बाहरी रोबोट आर्म्स गति और दबाव सेंसर का उपयोग करके। ठीक है, ये हो गए आपके अभी तक के क्वेश्चन। अब और क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए कंप्यूटर जनित शाब्दिक आउटपुट को संदर्भित करने का उपयोग करता है? तो आपने पढ़ा होगा ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर। तो मॉनिटर के 4-5 प्रकार है, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके बाद निम्नलिखित से कौन सा एक भाषा प्रोसेसर का उदाहरण है? तो भाषा प्रोसेसर का उदाहरण है तो वो है कंपाइलर। अच्छा क्वेश्चन था, ये आया हुआ एग्जाम में है। इसके बाद शेयर सॉफ्टवेयर क्या है? तो शेयर सॉफ्टवेयर यहाँ पर क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये इसमें नहीं आएगा, इसको ध्यान रखना। शेयर सॉफ्टवेयर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये खरीदने वाला नहीं आएगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी आने वाला। शेयर सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आएगा। ठीक है। स्प्रेडशीट का उपयोग किस नाम से किया जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो स्प्रेडशीट का हो जाता है जो MS एक्सेल होता है वो आ जाता है, और इसमें वर्कशीट इसका राइट आंसर आएगा। इसका जो एक्सटेंशन होता है, एक्सेल के एक्सटेंशन भी आपको याद होने चाहिए। जो एक्सेल के एक्सटेंशन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। एक्सेल जो होता है इसके एक्सटेंशन आप देख लीजिए। एक्सेल सीट के वर्क सीट बोल सकते हैं, एक्सेल बोल सकते हैं इसे, और इसका जो वर्क बुक इसको बोला जा सकता है। तो स्प्रेड सीट के जो एक्सटेंशन है, एक्सेल के जो एक्सटेंशन है वो ध्यान रख लेना। मैं आपको बता देता हूं, मैंने हालांकि सभी वीडियोस में इसको बता रखा है। तो ये तो आपका आने वाला है, या फिर एक्स डॉट सबके आगे आप खुद लगा लेना यार, XLSM ये भी आपका एक्सटेंशन है इसका। इसके अलावा .CSV और इसके अलावा आपका हो जाता है .XLS, ये इसके एक्सटेंशन होते हैं, काफी होते हैं, लेकिन ये जो मेन है जो मैंने आपको बता दे, एक्सेल सीट के एक्सटेंशन आपको यहाँ पर ये रखना है। पावर पॉइंट के भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फायरवॉल क्या कार्य करता है? फायरवॉल क्या कर अवैध नेटवर्क तक पहुंच को रोकता है। इसके बाद कंप्यूटर नियंत्रित डिवाइस का एक उदाहरण है जो रोजमर्रा की जिंदगी का उपयोग होता है। तो इसमें क्या होता है, मोबाइल फोन। कंप्यूटर रोजमर्रा में आपको पता है कब मोबाइल फोन का यूज करा जाता है। शब्द निब्बल कितने बिट्स का होता है? तो निब्बल होता है, एक निब्बल जो होता है 4 बिट्स का बना होता है। ठीक है, 4 बिट्स का बनाता है। इसके ऊपर निब्बल और इनके बारे में ऊपर मैं पूरा आपको एक बार समझा दूंगा अभी आगे वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चंस पूरा प्रिपेयर नहीं दिख रहा है। एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रबंधित करता है तो वो कौन सा करेगा? हाँ, इसमें ये बोला गया है कि एक कंप्यूटर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रबंधित करता है तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपको शायद दूसरा शब्द क्या यूज करा जाएगा, चलो इसको छोड़ देते हैं यार। ये पीरोम एपीरोम इनके बारे में आगे आपको बता दूंगा ताकि आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इनको दिक्कत भी नहीं आएगी। जो आगे जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं इनके बारे में डिजिटल नोट्स पूरे बता दूंगा आपको। डिजिटल हस्ताक्षर लागू करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण उपयोग करा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विधियां और प्रक्रियाओं का यहाँ पर यूज करा जाता है। ठीक है, ईमेल में अटैचमेंट आइकन का उद्देश्य क्या होता है? ईमेल में अटैचमेंट आइकन और उद्देश्य क्या होता है? तो ईमेल में फाइलें और दस्तावेज अटैच करने के लिए ईमेल का यूज यहाँ पर करा जाता है, यानी कि जो अटैचमेंट का यूज है फाइलें और दस्तावेज डालने के लिए इसका यूज होता है। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे है आपका हार्ड डिस्क में रीड या राइट हेड्स का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसके ऊपर मैं आगे पहले ही बताया था कि प्लेटर्स से डेटा पढ़ना और उन डेटा को लिखने के लिए हार्ड डिस्क में रीड एंड राइट का यूज करा जाता है। मैंने अभी जो आया था हार्ड डिस्क SSD ऑप्टिकल डिस्क वाला, वहां पर बताया था कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव है इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक तो मूविंग हेड होता है और मूविंग हेड या फिर मूविंग हेड या डिस्क मूविंग हेड एंड डिस्क और डिस्क होती है, जिसका यूज किसमें आता है? रीड और राइट करने के लिए इसका यूज आता है, रीड एंड राइट करने के लिए इसका यूज होता है। तो ये मैं चीज आगे बता चुका हूं, इसका क्वेश्चन भी आ रखा था। HTTPS आधारित वेबसाइटों से सुरक्षित रूप से कार्य करने के लिए क्या आवश्यक होता है? SSL और डिजिटल सर्टिफिकेट दोनों आवश्यक होते हैं। क्या क्या? SSL और डिजिटल सर्टिफिकेट दोनों आवश्यक होता है। SSL की फुल फॉर्म अगर आपको मैं बताऊं तो सिक्योर सॉकेट्स लेयर होती है। सिक्योर सॉकेट्स लेयर इसकी फुल फॉर्म होती है। किसकी? SSL की फुल फॉर्म अगर पूछ ले आपसे तो सिक्योर सॉकेट्स लेयर इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, यहां पर एक आपको दिख रहा है VPN की फुल फॉर्म क्या होती है? तो VPN की फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है। और IP की अगर फुल फॉर्म जानो तो आपको पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। और यहां पर आपको दिख रहा है HTTPS, इसकी फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहो तो मैं बता देता हूं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जो S यहाँ पर नजर आ रहा है इसका मतलब भी सिक्योर होता है। H का मतलब होता है हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट,
टी का मतलब ट्रांसफर, पी का मतलब प्रोटोकॉल, अगर एस इसके साथ जुड़ जाता है तो सिक्योर एक्स्ट्रा इसमें आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रैम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? रैम चिप्स में नॉन वोलेटाइल होती है और ये पावर जाने पर अपने डेटा को बनाए रखती है। ऐसा नहीं होता, रैम अपना डेटा खो चुकी होती है। तो इस क्वेश्चन को भी आप करेक्ट कर लेना, इसके बारे में आपको आगे बता दूंगा, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीरोम को किसके संपर्क से मिटाया जा सकता है? तो ईपीरोम को, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन से, ईपीरोम को अल्ट्रासाउंड जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश होता है, उसके यूज करके ईपीरोम को मिटाया जा सकता है। उस पर जो भी लिखा होता है उसको अल्ट्रासाउंड के उपयोग से मिटाया जा सकता है, सॉरी अल्ट्रावायलेट से मिटाया जा सकता है। मेलवेयर जिसको अपने डेवलपर के लिए ऑनलाइन विज्ञापन दिखाकर और ग्राहक को प्रायोजित वेब पेजों पर रिडायरेक्ट करके राजस्व उत्पादन करने का लिए बनाया गया, उसे कहते हैं, उसे बोलते हैं एडवेयर। एडवेयर इसको बोला जाता है। डेटा कैप्चरिंग निम्नलिखित से किस उपकरण द्वारा किया जाता है? बार कोडिंग द्वारा आप डेटा कैप्चर कर सकते हो, स्पीकर द्वारा नहीं कर सकते, मॉनिटर द्वारा नहीं कर सकते, प्रिंटर द्वारा नहीं कर सकते, बाकी सभी आउटपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। स्लाइड सॉर्टर व्यू का उद्देश्य क्या होता है? स्लाइड के क्रम को व्यवस्थित करना। जो सॉर्टर व्यू होता है वो जो ये पावर पॉइंट में यूज करा जाता है। अब पावर पॉइंट की यहाँ पर बात आ गई, तो इसके भी आप एक्सटेंशन देख लीजिए। पावर पॉइंट के जो एक्सटेंशन है वो कौन कौन से होते हैं? सबसे मेन जो जाना माना एक्सटेंशन इसका होता है PPTX, .pptx इसका सबसे जाना माना एक्सटेंशन होता है। या फिर अगर कभी कभी आपको देखने को मिल जाए तो .ppt भी इसका एक्सटेंशन आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शन में यही आता है जो MS पावर पॉइंट है, उसके MS पावर पॉइंट 2007 के द्वारा PPTX ही यूज करा जा रहा है उसके बाद से। ठीक है, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव पर संग्रहित दस्तावेज या छवि को क्या कहा जाता है? बिल्कुल आपको पता है, सॉफ्ट कॉपी कहा जाएगा। मेलवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? हानिकारक सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में भी मेलवेयर काफी क्वेश्चन आया है मेलवेयर से, यहां से मैं आगे आपको बताऊंगा। MICR का उपयोग कहां होता है? बैंक चेक प्रोसेसिंग में इसका यूज होता है। अभी इसके बारे में भी सारे कोड जो कोड रीडर है उनके बारे में अपन फटाफट देख लेंगे। यदि किसी कंप्यूटर प्रोसेसर की स्पीड क्लॉक 3GH है तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि प्रति सेकंड 3 मिलियन पल्स उत्सर्जित हो रही है। ठीक है, 3 मिलियन इसमें जो पल्स उत्सर्जित इसमें हो रही है। पंच कार्ड के में किस प्रकार के डेटा प्रतिनिधित्व का उपयोग किया जाता है? पूर्व निर्धारित स्थानों पर बने छेद को डिजिटल डेटा में प्रतिनिधित्व करता है। तो ये पंच कार्ड का यहाँ पर दे रखा है। जब डेटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से प्रवेश किया जाता है तो इसे अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर करा जाता है? तो अभी रैंडम एक्सेस मेमोरी में इसको स्टोर करा जाता है, आपको भी पता है। ठीक है, IT अधिनियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को वर्णित करने के लिए कौन सा शब्द अक्सर उपयोग किया जाता है? तो करा जाता है ई-कॉमर्स। इसके बाद सर्विस प्रोग्राम और सर्विस रूटीन की किस सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है? तो सर्विस प्रोग्राम और सर्विस रूटीन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम है। किसी सॉफ्टवेयर या किसी सर्विस, किसी प्रोग्राम का उसको अपडेट करना, सब कुछ उस पर काम करना या उसको देख रेख करना, ये सब यूटिलिटीज के अंतर्गत ही आता है। निम्नलिखित में कौन सा फाइल एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए उपयोग लिया जाता है? तो मैं पहले बताया था मैंने, ये है आपका किसके लिए? एक्सेल के लिए। और अगर यहाँ पर देखूँ तो ये है आपका किसके लिए? PPT के लिए। ये है आपका वर्ड फाइल, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए या वर्ड प्रोसेसिंग के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। और ये है आपका किसी सॉफ्टवेयर का जो सॉफ्टवेयर आता है उसके लिए ये यूज करा जाता है EXE। ठीक है, इसके बाद इसमें से कौन सा वायरस के प्रसार का तरीका नहीं है? तो वायरस के प्रसार का तरीका नहीं है अगर आप सुरक्षित हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर वेबसाइट का यूज करोगे तो आपके कोई भी वायरस का यूज नहीं होगा। USB की फुल फॉर्म आपको बता देता हूं मैं, यूनिवर्सल सर्विस बस इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। अब इसमें सॉफ्टवेयर डालोगे तो आपके वायरस आएंगे। USB ड्राइव से अगर आप जब भी केबल से अगर फोन और कंप्यूटर कनेक्ट करते हो तो वायरस आने जाने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पैराग्राफ अलाइनमेंट का नहीं है? तो आपको भी पता है 4 अलाइनमेंट होते हैं पैराग्राफ का, जस्टिफाई, सेंटर, लेफ्ट, राइट। ठीक है, इनके शॉर्टकट्स वगैरह में आपको बता चुका हूँ। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस ई सेंटर, कंट्रोल प्लस L लेफ्ट, कंट्रोल प्लस R राइट। तो ये हैंगिंग इसका अलाइनमेंट नहीं है। स्कैनर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसी जो भी स्कैनर का उपयोग किया जाता है, जो भी फोटो अपने पास पड़े हैं, जो भी आपके पास हार्ड कॉपी पड़ी है उसको स्कैन करने के लिए करते हैं।
स्तर चित्रों और टेक्स्ट को कंप्यूटर पर संग्रहित करने के लिए, कैप्चर करने के लिए किया जाता है। कौन सा हैकर सिस्टम में सुरक्षा दोषों को खोजने और सुधारने में मदद करता है? तो व्हाइट हैट हैकर, ये हैकर के बारे में ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और ग्रे हैट तीनों के बारे में अभी मैं आपको पूरा बता दूंगा, मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं। कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में इनपुट शब्द में से क्या तात्पर्य है? जो डेटा को बाहरी डिवाइस से स्वीकार किया जाता है। सॉरी, सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है, सारी चीजें। ई गवर्नेंस के संदर्भ में सरकारों के लिए प्रौद्योगिकी क्या महत्वपूर्ण है? तो नागरिक तक पहुंच और राष्ट्रीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने के लिए। कौन सा प्लॉटर बड़े आकार के डिजाइन के लिए सबसे उपयुक्त है, जिन्हें निरंतर कागज की आवश्यकता होती है? तो वो होता है थर्मल। ठीक है। किस संगठन ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च करी थी? तो गूगल ने। ध्यान रखना, विलो नामक जो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है वो किसने करी थी? वो करी थी सॉरी गूगल ने। ठीक है। कब करी थी ये 105 क्यूबिट चिप है। और ये कब करी थी? इसका जो टाइम पीरियड आपको मैं बता देता हूं। और ये हुआ था आपका 2024 में, और गूगल के द्वारा ये करा था, जो आपके सुपर कंप्यूटर से भी 1000 गुना तेज है। ध्यान रखना, सुपर कंप्यूटर से भी 1000 गुना तेज है, और ये गूगल ने करा था 2024 में। ठीक है। कब करा था? 9 दिसंबर को 2024। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, आपको पता है फोटोशॉप एक फोटो का सॉफ्टवेयर है। बाकी अवास्टा हो गया, ध्यान रखना, अवास्टा, नॉर्टन, मैकएप जो भी है, ये सब क्या होते हैं? ये आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। निम्नलिखित से कंप्यूटर की कौन सी सबसे छोटी डेटा यूनिट होती है? तो ये बिट होती है, बिट के बाद निब्बल होती है, निब्बल के बाद बाइट होती है। तो ऐसे कर करके काफी आगे चल जाती है। फिर बाइट के बाद किलोबाइट होती है। सारी चीजें मैं आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पर बिट इसका राइट आंसर आ जाएगा। वर्ड भी होती है, वर्ड को बताएंगे अभी। वर्ड प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? वर्ड प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग का एक वर्ड प्रोसेसिंग नाम से कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें आपके फाइल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए वो यूज करा जाता है। तो वर्ड प्रोसेसर का उपयोग दस्तावेज बनाने की क्षमता को बताता है। मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए मैंने उसमें लिस्ट में पूरे के पूरे ऐड है। ठीक है। स्मार्ट गवर्नेंस में इसका मतलब क्या था? तो सिंपल था, जो आपके आई थी स्मार्ट गवर्नेंस, सिंपल था। एचडीडी का अर्थ क्या होता है? तो हाइब्रिड देख सकते हो, क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, पहले भी क्वेश्चन आए हुए थे। हाइब्रिड डिजिटल डेटा ड्राइव, सॉरी हाइब्रिड डिस्क ड्राइव इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित से कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क है? सीपीयू है, बता चुके हैं ऑलरेडी, सीपीयू हो जाते हैं। और ठीक है। निम्नलिखित से कौन सा एक एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है? तो एप्लीकेशन प्रोग्राम ने उबंटू नहीं है, ये एक माइक्रोसॉफ्ट ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी स्प्रेडशीट हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, वेब ब्राउजर हो गया। ये वर्ड स्प्रेडशीट में एक्सेल आ जाएगा, इसमें वर्ड आ जाएगा, वेब ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब वर्ड ब्राउजर आ जाते हैं। इसके बाद डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रमाणीकरण अधिकरण के द्वारा यह करा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब लास्ट की ओर हम बढ़ चुके हैं। रैम रोम के बारे में यहाँ पर इंटरकनेक्टेड है। रैम है क्या होता है? रैम वाष्पशील अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी स्टोरेज होता है। इसके अलावा रोम जो होता है, आपको पता है रोम स्थायी स्टोरेज होता है। और सेकेंडरी मेमोरी हाई स्पीड होती है, सीपीयू और रैम के बीच में होते हैं। कौन होती है इसके बीच में? कैश मेमोरी होती है। तो ठीक है, कैश मेमोरी होती है किसके बीच में? सीपीयू और रैम के बीच में। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी बड़ी होती है, और ये क्या करती है? स्टोरेज स्थायी स्टोरेज होता है। बाकी जो रोम होता है छोटा होता है, गैर वाष्पशील नॉन वोलेटाइल होता है, और स्टोरेज स्थायी स्टोरेज होता है। ठीक है। तो डी का थर्ड पे चला जाएगा। शायद लास्ट पेज है जिसमें 3-4 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के प्राथमिक घटकों का हिस्सा नहीं है,
तो पावर सप्लाई नहीं है, स्टोरेज डिवाइस जरूरी होता है, सीपीयू जरूरी होता है, मेमोरी जरूरी होता है। 3 चीजें जो मैंने आपको बताई थी। निम्नलिखित में कौन सा कार्य सीपीयू के नियंत्रण यानी कि जो कंट्रोल यूनिट द्वारा किया जाता है, तो इसका इक्वेशन आ रखा है, अनुक्रमिक निर्देश और निष्पादन नियंत्रण करने के लिए, डेटा प्रवाह को मार्गदर्शन करने के लिए। निम्नलिखित से कौन सा कार्य साइबर अपराध के तहत आता है, तो वायरस और मालवेयर साइबर अपराध के फैलाना साइबर अपराध में आता है। आईटी गवर्नेंस के रणनीतिक संरेखण सुनिश्चित करता है निम्नलिखित से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, तो सबसे उपयुक्त विकल्प इसका क्या हो जाएगा, बेहतरीन रोगी परिणामी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों ये आपके जो क्वेश्चंस थे अभी तक कंप्यूटर के, सारे मैंने कवर करवा दिए, सब चीजें कवर करवा दी। अब जितना टाइम लगता है उतना आगे हम उसी पीडीएफ को रिवाइज करने में लगा लेते हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं बरबार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपनी पीडीएफ की ओर। आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप सभी को पता है मैं अभी वीडियो नहीं बना पाया हूँ, एसजीपीजीआई की वैकेंसी आ चुकी है। इसके लिए अगर नॉन नर्सिंग अगर आप चाहते हो तो अभी केजीएमयू का जो कॉम्बो पैक चल रहा है ना, केजीएमयू का कॉम्बो पैक ले लो। उसमें आपको 139 रुपये में टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट सब मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल इसमें केजीएमयू के कॉम्बो पैक में आपको मिल जाएगी। आपको एसजीपीजीआई के लिए अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अभी 139 रुपये खर्च करके 2 दिन के लिए ऑफर है, आप 139 में केजीएमयू का ही ले लो, ताकि आपको एसजीपीजीआई का मैं दे दूंगा उसमें। ठीक है, धन्यवाद साथियों। आगे हम बढ़ते हैं, आगे जो अपनी पीडीएफ है उससे कर लेते हैं। तो अपनी पीडीएफ पर आ चुके हैं, इस पीडीएफ को अपन देख लेते हैं। यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो चीजें मैं फटाफट आपको करवा देता हूँ, ताकि आप सभी को भी दिक्कत ना हो। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलाता है। तो कंप्यूटर का यहाँ पर ये दे रखा है। कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। हार्डवेयर घटक वो होते हैं जो भौतिक भागों को होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रोग्रामों और एप्लीकेशन को चलाता है। तो ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रोग्रामों और एप्लीकेशन को चलाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले अगर जो अबेकस आया था, अबेकस के जन्म के साथ कंप्यूटर की शुरुआत होती है। एक लकड़ी की रैंक थी जिसमें 37 तार थे और जिन पर मोतियों को पिराया गया था। 1642 में पहला डिजिटल मैकेनिकल ब्लेज पास्कल ने 1642 में विकसित करा था। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने स्वचालित कैलकुलेटर या कंप्यूटर की कल्पना करी थी। कंप्यूटर का जनक किसको बोला जाता है, 1833 में चार्ल्स बेबेज ने करी थी। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर जो आपका हरमन होलीरिथ है और जेम्स पावर है, इन्होंने पंच कार्ड का उपयोग किया था। पंच कार्ड से क्वेश्चन आ सकता है, 1890 की ये बात है। पंच कार्ड को टेबुलेटिंग मशीन भी बोला जाता है, और पंच कार्ड में एक गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों से इसका यूज करा जाता है। पंच कार्ड पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखा है, इस वजह से पंच कार्ड बताना जरूरी है। ठीक है, कंप्यूटर का उपयोग करने वाले पंच कार्ड IBM द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर का जो ट्यूरिंग मशीन का उपयोग करने वाले जो पंच कार्ड होते हैं वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस थे, ये जोड़ सकते, गुणा कर सकते और छांट सकते थे। तो पंच कार्ड का आप ध्यान रखना, पंच कार्ड किसके द्वारा बनाए जाते थे, IBM के द्वारा बनाए जाते थे। पंच कार्ड से क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, कंप्यूटर का अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं जो चल रही है, पहला कंप्यूटर बेबेज की छात्रा लेडी आगस्टा द्वारा विकसित करा गया था, इस बात का ध्यान रखना। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत का बना पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था, और इसके अलावा दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था और 1964 में ये जारी हुआ था। भारत में पहला कंप्यूटर बेंगलुरु के मुख्य डाकघर में स्थापित करा गया था। ठीक है, 5 पीढ़ियां थी, 5 पीढ़ियों में इतना सा ध्यान रख लो आप। पहली पीढ़ी जो आई थी, पहली पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक वाल्व और वैक्यूम ट्यूब आई थी। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आया था। द्वितीय पीढ़ी में IC यानी कि तृतीय पीढ़ी में IC आ गई थी। चतुर्थ पीढ़ी में आपका बड़ी IC आई थी। छोटी IC कहाँ आई थी, थर्ड में आई थी। फोर्थ में बड़ी आ गई थी। और फिफ्थ में आप सभी को पता है ऑप्टिकल फाइबर्स आ गया और AI आ चुकी है, फिफ्थ जो आपकी जनरेशन है उसमें। ठीक है, कंप्यूटर के जो डेटा प्रबंधन है उसके आधार पर इनको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। इसके अलावा कंप्यूटर की शक्तियों के आधार पर ये काफी अलग अलग हो सकते हैं। निजी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये सब अलग अलग हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ चीजें इसमें जैसे दे रखा है आपको, ये यहाँ पर सुपर कंप्यूटर नहीं, चलो आगे बढ़।
ये रहा कंप्यूटर संगठन में जो इसकी ऑर्गेनाइजेड जो 3 ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होती है, 3 होती है, सीपीयू, मेमोरी यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। तीनों इसकी जो बुनियादी इकाइयां हैं वो तीनों यही है। और इसके अलावा एक कंप्यूटर के 2 मुख्य भाग जो होते हैं, एक तो हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर आपका भौतिक पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर के बिना कोई कनेक्शन, इंटरकनेक्शन आप नहीं कर सकते। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है। ये क्या करता है, निर्देश और डेटा देता है। फिर सीपीयू मेमोरी में से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करता है, यानी कि कार्यक्रमों के माध्यम से निर्देश और डेटा कौन देता है, सीपीयू देता है। और फिर सीपीयू मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करता है और दिए गए निर्देशों के अनुसार अंकगणितीय और तर्क संचालन, यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिकल जो एक्टिविटीज है वो करता है। परिणाम को वापस मेमोरी में स्टोर कर देता है कौन, सीपीयू। सीपीयू अपनी स्थानीय मेमोरी होती है। सीपीयू का स्थानीय मेमोरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आकार में छोटी होती है, संख्या में छोटी होती है। आकार में छोटी होती है, संख्या में भी ये कम होती है। सीपीयू के 3 मुख्य घटक होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। इनके बारे में सब कुछ मैंने बता रखा है। एएलयू क्या करता है, ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल वर्क करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये किसी भी चीज को एडिटिंग या उसको कंट्रोल करने का काम करता है। रजिस्टर मेमोरी क्या करता है, ये एक अस्थायी मेमोरी होती है और ये स्टोर करने का काम करती है। ये तभी वर्क करेगी जब सीपीयू इसका उपयोग ले रहा होगा। ठीक है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो होता है, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड और माउस आते हैं, आपको पता है। और आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, स्पीकर आ गया, और भी बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन कीबोर्ड माउस हम नॉर्मल बता रहे हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है। पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है, या फिर इनपुट या आउटपुट डिवाइस को इंटरफेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये मनुष्य और मशीन की जानकारी का अनुवाद करते हैं। ठीक है। इनपुट डिवाइस अपन देखें तो ओएमआर हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो आप ओएमआर सीट पेपर में भरते हो वो ओएमआर, उस ओएमआर सीट को जो रीड करेगी उस मशीन को बोलेंगे ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक इनपुट डिवाइस होता है। इसके अलावा एक MICR होता है। जब आप बैंक में चेक जमा कराने जाते हैं तो आपके बैंक की जो चेक की सत्यता है उसको चेक करने के लिए MICR का यूज करा जाता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। एक बारकोड रीडर, बारकोड रीडर का आपको पता है, जो आप कोई भी मॉल वगैरह में जाते हो, कुछ खरीदते हो तो वहाँ पर जो जो एक बारकोड रीडर लगा रहता है, उससे आपकी प्राइस वगैरह सब कुछ बिल बनता जाता है, तो बारकोड रीडर होता है। एक होता है QR, इसका क्विक रिस्पॉन्स इसका फुल फॉर्म होती है। आजकल आप किसी भी शॉप वगैरह पे जाते हो, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जो भी पे चलाते हो, सबका वहाँ पर QR कोड लगा होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है, वहाँ पर उससे आप पेमेंट कर सकते हो। ये एक मैट्रिक्स होती है, ध्यान रखना क्या होती है, एक मैट्रिक्स होता है। अगर हम आगे देखें कीबोर्ड में आपको पता है टोटल 104 कुंजियां होती है। इसमें 17 नंबर पैड होते हैं। अगर इसमें फंक्शन कीज की बात करें 12 फंक्शन कीज होती है। और इसमें जो टॉगल कीज होती है, टॉगल कीज आपसे पूछी जा सकती है, 3 होती है, कैप्स लॉक, न्यूमेरिक लॉक और स्क्रॉल लॉक। ठीक है, 3 इसमें टॉगल कीज होती है। और संशोधन कीज जिनका यूज दूसरे फंक्शन को करने के लिए करा जाता है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट। 3 संशोधन कीज यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, संख्या 0 से 9 तक होती है और फंक्शन कीज F1 से 12 तक होती है। अगर इनपुट डिवाइस की मैं बात कर रहा था, एक ट्रैक बॉल होता है, लाइट पेन होता है, स्टाइलिस होता है, माउस होता है, ये सभी क्या एक लोकेटर डिवाइस है। लोकेटर डिवाइस मेरा क्वेश्चन आया था तब मैंने बताया था, मेरे को याद नहीं आ रहा था, तो ट्रैक बॉल था, तो माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, स्टाइलिस हो गया, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी इनपुट डिवाइस भी है और साथ के साथ ये क्या एक लोकेटर डिवाइस भी होते हैं। टच स्क्रीन लोकेटर डिवाइस नहीं है, आउटपुट इनपुट दोनों की तरह काम करती है। स्कैनर के बारे में आप देख चुके हो, स्कैनर अलग अलग होते हैं। जॉयस्टिक भी एक लोकेटर डिवाइस है। जॉयस्टिक अपन ने देखते हैं जो गेमिंग वगैरह में काम आता है, तो जॉयस्टिक भी लोकेटर डिवाइस है। टच पैड लोकेटर डिवाइस है, आपके लैपटॉप में ये टच पैड होती है। इसके अलावा माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस है। तो ये आपने चीज़ें देखी। मॉनिटर का आप प्रकार देख सकते हो, CRT कैथोड रे ट्यूब वाला, TFT पतली फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD हो गया, LED हो गया। तो आप देख सकते हो रंगों के आधार पर मॉनिटर को मोनोक्रोम मॉनिटर्स और कलर मॉनिटर्स में विभाजित करा गया है। तो कलर के आधार पर मॉनिटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। स्टैंडर्ड जो आउटपुट डिवाइस है उसको रूप में किसको माना जाता है, तो वो मॉनिटर को माना जाता है। देखो सारी चीज़ें कवर कराना बहुत इतना ये नहीं है, लेकिन जितना हो सक रहा है उतना मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। ये यहाँ पर देख सकते हो केम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उच्च गुणवत्ता सटीक प्लॉटर क्या होता है, उच्च गुणवत्ता सटीक बड़े चित्र बनाने के लिए उपयोग करा जाता है। केड केम एप्लीकेशन में उपयोग किया जाता है। जो केड केम है प्लॉटर में केड केम एप्लीकेशन उपयोग किया जाता है, जिससे घर के नक्शे हो गए, बैनर, होर्डिंग, कार के पुर्जे,
तो आपने देखा कप प्लॉटर के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है। बाकी अगर हम देखें अब इसमें कंप्यूटर मेमोरी 3 होती है। कैसे मेमोरी होती है? प्राथमिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीय मेमोरी। कैसे मेमोरी होती है? अति उच्च गति वाले अर्धचालक होते हैं, अति उच्च गति वाले होते हैं। सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, रट लेना भाई। डेटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को रखने के लिए उपयोग किया जाता है जो सीपीयू द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत महंगा होता है और ये अस्थायी रूप से स्टोर करती है डेटा को, और ये कम टाइम लेती है। एक्सेस करने में कितना कम टाइम कम लेती है। प्राथमिक मेमोरी की हम बात करें, प्राथमिक मेमोरी में रैम और रोम दोनों विभाजित करा गया है और ये अस्थायी प्रकृति की होती है, लेकिन रोम स्थायी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म होती है, अस्थायी होती है। बिजली आपूर्ति बंद होने पर यह डेटा मिट जाता है। तेज मेमोरी होती है। सीपीयू किसी भी समय रैम की सामग्री बदल सकता है। यह पढ़ने और लिखने की मेमोरी होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी। ध्यान रखना, स्टैटिक मेमोरी में डेटा रुका रहता है, डायनेमिक मेमोरी में डेटा एक मूव करता रहता है। ठीक है, अगर बात करें रोम की, तो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये जो होता है जानकारी को निर्माण में समय में स्टोर करती है और इसमें बिजली बंद होने के बाद भी जानकारी नष्ट नहीं होती। रोम जो होती है 3 प्रकार की होती है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम में इसको शामिल करा गया है। तो पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज की फुल फॉर्म होती है। और ईपी रोम तो इसके होता है इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी होती है। अगर जो डेटा होता है इसमें डेटा को किसके द्वारा इसमें डिलीट करा जाता है तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। ईईपी रोम जो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। फुल फॉर्म आप इनकी देख लीजिए सारी की सारी। अगर बात करें अपन ईपी रोम की, तो ईपी रोम में जो यूज करा जाता है वो किया जाता है अल्ट्रा वायलेट वेव या लाइट का यूज करा जाता है। उसके द्वारा डेटा को इसमें स्ट्रॉन्ग रूप से इरेज करा जाता है। किसके द्वारा? अल्ट्रा वायलेट वेव के द्वारा। और अगर हम बात करें ईईपी रोम की, अगर हम बात करें तो इसमें डेटा जो डिलीट करा जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के द्वारा, इलेक्ट्रिकली है तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के द्वारा इसमें मिटाया जाता है। द्वितीयक मेमोरी में आप देख चुके होंगे, यहाँ पर ये नॉन वोलेटाइल होती है और ये बाहरी मेमोरी होती है। इसमें मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी इसमें आ जाती है। एसएसडी भी आती है, एचएचडी भी आती है। इसमें मेमोरी की इकाई यहाँ पर दे रखी है। एक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए बाइनरी नंबर का उपयोग करता है। बाइनरी नंबर 0 1 मेमोरी की बुनियादी इकाई है। इन्हें बिट्स कहा जाता है। शब्द बनने के लिए बिट्स का एक समूह होता है, यानी कि जो वर्ड बनता है वर्ड भी एक समूह होता है। बिट्स मिलके क्या बनाते हैं? एक वर्ड बनाते हैं। 4 बिट्स A4 बिट्स चार बिट्स शब्द को निब्बल करते हैं, यानी कि A4 जो बिट शब्द होता है उसको क्या बोलते हैं? निब्बल बोलते हैं। 4 बिट्स का जो शब्द होता है उसको निब्बल बोलते हैं। और 8 बिट्स का बिट शब्द को बाइट कहा जाता है। तो ये आप यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है तो यहाँ से ध्यान रखना, सबसे छोटी इकाई होती है बिट, बिट से बड़ी बाइट, सॉरी बिट से बड़ी निब्बल, निब्बल से बड़ी बाइट, बाइट से बड़ी होती है किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ी मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और फिर टेराबाइट, फिर होता है पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। तो ये सबसे बड़ी यूनिट आप इस अकॉर्डिंग देख सकते हो। यहाँ से भी क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, 4 बिट्स बराबर होता है 1 निब्बल, 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट। तो ये यहाँ से आप इनका जो भी कैलकुलेशन देख सकते हो। इसके बाद जो आपकी भाषाएं हैं, भाषाओं प्रोग्राम को निर्देश करने का एक क्रम तैयार होता है जिसे प्रोग्राम कहा जाता है। कंप्यूटर के लिए लिखे गए प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। प्रथम पीढ़ी की भाषा कौन सी होती है? तो प्रथम पीढ़ी की भाषा को मशीन भाषा के नाम से जाना जाता है। इसमें 1s और 0s के रूप में दिया गया था। द्वितीय पीढ़ी की जो भाषा है असेंबली भाषा का प्रतीकात्मक प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर और अन्य प्रोग्राम करने के योग्य उपकरण के लिए निम्न स्तरीय भाषा का यूज होता है। दूसरी पीढ़ी में जो भाषा थी लो लेवल लैंग्वेज थी। तीसरी पीढ़ी में अगर भाषा की बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसमें फोर्ट्रॉन आ जाएगा, कोबोल आ जाएगा, बेसिक आ जाएगा और पास्कल PL1 आ जाएगा। तो ये इसकी उच्च स्तरीय भाषाएं हो जाती हैं। इसके बाद अगर बात करें फोर्थ पीढ़ी की तो इसमें क्वेरी भाषा का रूप में जाना जाता है। SQL इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो किसमें आती है? फोर्थ पीढ़ी में आती है। इसका जो इसमें 5वीं पीढ़ी जो आती है
इसमें यूज करा जाता है विशेषज्ञ प्रणालियों, ज्ञान का कंप्यूटरीकृत संग्रह और एआई का जो स्पर्श है वो फिफ्थ पीढ़ी में हो जाता है। प्रोलॉग और ऑप्स 5 और मर्करी इसमें उदाहरण है फिफ्थ पीढ़ी की भाषा में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फायरवॉल, ये तो ठीक काम की नहीं है। हार्डवेयर के चलो विंडोज एक्सप्लोर फाइल एक्सप्लोर का नया नाम, विंडोज एक्सप्लोर का नया नाम क्या है? फाइल एक्सप्लोर है। 2 भागों में इसको डिवाइड करा गया है। और अगर हम यहाँ पर देखें ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका डॉक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स हैं। डेटा परस्पर संबंधित डेटा का एक संग्रह होता है। ठीक है, एमएस एक्सेस हमारे डेटाबेस को बनाने और प्रबंधित करने में एक शक्तिशाली प्रोग्राम है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसके बारे में आगे कहीं पढ़ने को नहीं मिलता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं ये यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो उदाहरण के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू है, क्वेश्चन आया हुआ है। विंडोज 7 8 भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर को उपयोग करने के लिए संसाधित किए जाने के निर्देश देता है कौन? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो 3 प्रकार सॉफ्टवेयर भी 3 प्रकार के हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। थोड़ा इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऐड नहीं है। तो प्रोग्रामिंग भाषा है या बस ये आपको क्या आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के आते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको पता है जो डिजिटल फॉर्मेट में होता है, हार्ड कॉपी आपको पता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन आते हैं? घटक हार्डवेयर को सीधे संपर्क करके स्वचालित करने में बुनियादी कार्यक्षमता प्रदान करता है, सीधे अंतिम उपयोगकर्ता को सेवा प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ड्राइवर हो गया, सिस्टम यूटिलिटीज हो गया, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर बायोस आदि। यूटिलिटीज़ का सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आया हुआ है। सिस्टम के रखरखाव और कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर उसको मैनेजमेंट का काम करता है। ये सिस्टम और उपकरण के प्रदर्शन में वृद्धि भी करता है, जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, फॉर्मेटिंग टूल, ये यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग भाषा आप यहाँ पर देख सकते हो। निम्न स्तरीय भाषाएं मशीन पर निर्भर भाषाएं हैं। इसमें आप क्या जाती है? मशीन भाषा, असेंबली भाषा किसमें आती है? लो लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज में सी आ जाएगा, C+ हो जाएगा, जावा, पाइथन, फोटोन, कोबोल, बेसिक, ये सारी जो मैंने ऊपर भी बताया वो सारी भाषा यहाँ पर आ जाती है। प्रत्येक भाषा जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं अपना व्याकरण होता है, जिसे सिंटेक्स कहा जाता है। तो कंप्यूटर भाषा का जो एक व्याकरण होता है उसे क्या बोलते हैं? सिंटेक्स कहा जाता है। कंप्यूटर भाषा 2 श्रेणियों में डिवाइड करी गई है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ट्रांसलेटर, प्रोग्रामिंग भाषा में जो ट्रांसलेटर था असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम का सोर्स कोड कहा जाता है। इसमें एक अनुवादन में ट्रांसलेटर में 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और दुभाषिया। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑलरेडी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर की हम बार बार बात करें तो वर्ड प्रोसेसर में आता है वर्ड पैड आ गया, MS वर्ड आ गया, वर्ड स्टार, कोरल, वर्ड परफेक्ट, गूगल डॉक्स, ये सब वर्ड प्रोसेसर में आता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर में जो आता है MS एक्सेस, फाइल मेकर, डीबेस कीपर और माई एक्सक्लू फोर्सक्यू आ जाता है। वेब ब्राउजर में आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, इसके अलावा और भी सफारी वगैरह। सफारी आ जाता है, जैसे जो मैक होती है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम होती है मैक, उसका जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो सफारी है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में एडोब फोटोशॉप, पिकासा, VLC मीडिया प्लेयर और इसके अलावा विंडोज मीडिया प्लेयर आ जाएगा। मेलिंग सॉफ्टवेयर में MS आउटलुक आ गया, प्रेजेंटेशन में पावरपॉइंट है, स्प्रेडशीट में MS एक्सेल है, लोटस 1 2 3 है। इसके अलावा आप देखो फ्रीवेयर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। फर्मवेयर में आप देखोगे बायोस है। फर्मवेयर में क्या है? बायोस से स्थायी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की रीड ओनली मेमोरी में सन्निहित होता है। इसके अलावा फ्री सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है लेकिन स्रोत कोड उपलब्ध नहीं हो सकते, इसको बोलेंगे फ्रीवेयर। और फ्रीवेयर जो होता है स्काइप और एडोब रीडर इत्यादि फ्रीवेयर में आते हैं। एक आता है FOS, फ्री ऑपरेटिंग सोर्स सिस्टम, यानी कि जो आता है ना आपका ओपन सोर्स सिस्टम, तो सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है इसको। और इसमें जैसे स्व निर्धारित में क्या आ जाता है, अपने खुद की वेबसाइट वगैरह हो जाती है। FOS के एग्जांपल आप ध्यान रख लेना, जो फ्री सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम उनके ध्यान रख लेना, उबंटू, मोजिला फायरफॉक्स, लिब्रे ऑफिस, पाइथन, ये सब इसमें से आए हुए हैं।
तो यहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछे हुए तो क्वेश्चन पूछ सकता है। स्वामित्व वाले, जिनके स्वामित्व यानी कि खुद की होती है, जब सॉफ्टवेयर को उस विक्रेता से खरीदना होता है तो उसके जिसके पास सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट होता है तो ये स्वामित्व सॉफ्टवेयर होता है। किसी सॉफ्टवेयर को कोई एक कंपनी बना लेती है तो फिर उसको सेल करती है तो उसको बोला जाता है वो स्वामित्व वाले हो जाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, टेली हो गया, क्यू खील हो गया, ये सब इसके आंसर हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज, लाइनक्स, एंड्रॉयड, मैकिन्टॉश ये सब आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य ध्यान रख लेना आप, प्रक्रिया प्रबंधन, संदेश, डिवाइस प्रबंधन, गलती पहचाना, मेमोरी मैनेजमेंट, सुरक्षा, फाइल प्रबंधन, कमांड इत्यादि इसमें आते हैं। एक और रियल टाइम वाला, अगर तो ये चीज़ें हैं जो आपको बताए। यहाँ पर एक देख लो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं बार बार। तो यहाँ पर देखो आप, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में पेरोल प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली आ जाती है। कंप्यूटर और इसके बीच सीधा संचार इसमें नहीं होता। कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच सीधा संचार इसमें नहीं होता। मल्टीपल यूजर इसका यूज कर सकते हैं बैच ऑपरेटिंग का, इतना ध्यान आपको रख लेना है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसका उपयोग रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। वायु यातायात नियंत्रण प्रणाली, स्वायत्त ड्राइविंग प्रणाली, और इसमें यह उन क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है जहां प्रतिक्रिया की त्वरित और तेज करने की आवश्यकता होती है। उपयोगकर्ता के आदेश और आउटपुट के बीच प्रसंस्करण का समय कम होता है इसमें, ठीक है। और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, कैमरा, मोबाइल फोन आ गया। हार्ड रियल किस में आता है, एयर बैग कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेक और इंजन कंट्रोल सिस्टम है, ये यहाँ पर आता है। दो प्रकार का होता है रियल टाइम। टाइम शेयरिंग सिस्टम जो होता है, यूनिक्स एग्जांपल है, यूनिक्स हो गया, विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया। किसी विशेष कार्य को करने के लिए समय साझा किया जाता है, प्रतिक्रिया समय को न्यूनतम करता है। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग जॉब, मेमोरी में एक या एक से अधिक कार्य लोड किए जाते हैं तो निष्पादन के लिए होते हैं। सीपीयू कभी भी बेकार नहीं बैठता, मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू हमेशा काम करता रहता है, इसलिए इसको मल्टी प्रोसेसिंग यूनिट भी इसको बोला जाता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बड़े सिस्टम से निर्मित होते हैं या आमतौर पर एटीएम जैसे एक विशिष्ट कार्यों के लिए ही सीमित होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो कीज़ है देख लेना। इसके अलावा विंडोज़, इतने विंडोज़ अभी आ रखे हैं, आ चुके हैं। एक्सपी आ गया, एम आ गया, 11 आ गया, 10 आ गया, 11 भी आ चुका है। विस्टा आ गया, विंडोज विस्टा आ गया, 7, 8, 8.1 और 10 अभी तक आ चुके हैं, ठीक है। कैड की फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखना, कैड की पूछी जा सकती है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसका फुल फॉर्म होती है। और ये आपका हो गया क्या यहाँ तक। इसके बाद आता है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में सबसे पहला एमएस वर्ड आता है। एमएस वर्ड के जो एक्सटेंशन है वो आपको ध्यान रख लेने हैं। मैं एक्सेल के, पावर पॉइंट के आपको बता चुका हूँ, तो मैं बार बार आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा। बाकी इसमें जो यहाँ से भी अलाइनमेंट से क्वेश्चन आया हुआ था, आपको भी दे पता है, यहाँ से अलाइनमेंट से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। डिफ़ॉल्ट साइज जो होती है फ़ॉन्ट की 11 होती है। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कैलिब्री होती है। 72 मैक्सिमम फ़ॉन्ट होती है जो ऑटोमेटिकली और मैनुअली 1638 होती है। अगर न्यूनतम फ़ॉन्ट की बात करें 8 होती है, मैनुअली 1 होती है, ठीक है, मैनुअली टाइप करके और ऑटोमेटिकली। इसके अलावा हाइपरलिंक जोड़ने के लिए कंट्रोल के का यूज़ यहाँ पर करा जाता है और इंसर्ट पेज में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद जो भी है ये तो ख़त्म है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ें अब नहीं कराऊंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है यार, आपको पता है। ये देख सकते हो एमएस एक्सेल की यहाँ पर बात करें। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, इसका यूज करा जाता है गणना, ग्राफिक्स, प्राइवेट टेबल बनाने में इसका यूज करा जाता है। और एप्लीकेशन के लिए विजुअल बेसिक कहा जाता है इसको। और इसमें क्या होती है, जो एक पंक्ति और एक स्तंभ के जो प्रतिच्छेदन जो सेल कहा जाता है, जिसे हम वर्तमान में काम कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल बोला जाता है। जहाँ पर इस तरीके से मिलेगा इसको सेल बोलते हैं, और जिस पर हम काम करेंगे उसको एक्टिव सेल भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको वर्कशीट कहते हैं। वर्कशीट जो स्प्रेडशीट इसको वर्कशीट कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर एमएस एक्सेल 2010 में वर्कशीट के अधिकतम आकार की बात करें तो 10,48,576 तो पंक्तियाँ थी इसमें और 16,384 इसमें कॉलम थे। हम सीट में हम राइट क्लिक करके वर्कशीट का नाम बदल सकते हैं, रीनेम चुन सकते हैं। वर्कशीट का संग्रह को, जितनी भी वर्कशीट होती है वर्कशीट का जो संग्रह होता है उसको वर्कबुक कहा जाता है। सेल रेफरेंस से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो सेल रेफरेंस आपको देख लेना है। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड और मिक्स्ड, 4 तरह के इसमें सेल रेफरेंस होते हैं। रिलेटिव हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा, मिक्स्ड हो जाएगा, मिक्स्ड हो जाएगा। यानी कि मेन तो 3 होता है, मिक्स्ड में दो तरह के होते हैं, जिसमें आप द कॉलम लेटर डज नॉट चेंज, द रो जब इस तरीके से होगा तो इसमें कॉलम लेटर चेंज नहीं होगा लेकिन रो चेंज हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से होगा तो कॉलम लेटर चेंज हो जाएगा लेकिन रो चेंज इसमें नहीं होगी। 3 तरह के सेल संदर्भ होते हैं, रिलेटिव,
एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। तो आप ध्यान रख लेना, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ और पीडीएफ में आपको पढ़ी हुई पढ़ के जाना है इन चीज़ों को। फॉर्मूले निरपेक्ष में क्या होता है, एब्सोल्यूट फॉर्मूला कॉपी करने के लिए ये नहीं बदलता। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, लेकिन पूरा करवाना पॉसिबल नहीं है, जितना हो रहा है उतना करवा रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट के लिए जो ये स्लाइड शो वगैरह में इसका काम होता है, जो आपको प्रेजेंटेशन वगैरह देने में इसको काम आता है। ऑफिस पैकेजिंग प्रस्तुति सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, स्लाइड शो के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मौखिक रूप से वितरण के साथ इसमें, मतलब जब पावर पॉइंट क्या होता है, स्लाइड शो के रूप में प्रस्तुत करने के लिए ग्राफिकल दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जो विषय को मौखिक वितरण के साथ होता है। ठीक है, और इसके एक्सटेंशन में आपको बता चुका हूँ, PPTX आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर वही पूछा जाता है और इसमें इतना कुछ खास नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें URL की फुल फॉर्म होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स की फुल फॉर्म होती है, और यहाँ पर FTP की फुल फॉर्म होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की बता चुका हूँ, फाइल की होती है लोकल फाइल, न्यूज़ की होती है, न्यूज़ ग्रुप या न्यूज़ आर्टिकल, ये कुछ चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। सर्च इंजन ध्यान रखना, सर्च इंजन आपके जो दो पॉपुलर है, गूगल और याहू है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च इंजन आर्ची था। सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा था, आर्ची था, जिससे एक एलन एमटेज ने विकसित करा था। और इस सूची में आमतौर पर सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाता है, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाता है। ये वेब ब्राउज़र आप देख रहे होंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, मोजिला, और इसके अलावा ये कौन सा है पता नहीं, मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है जो निःशुल्क उपलब्ध है, इसके लिए किसी भी लाइसेंस या शुल्क की आवश्यकता नहीं होती, इस बात का आप अवश्य हमेशा ध्यान रखना। इसके अलावा देख सकते हो सारी चीज़ सफारी यहाँ पर दे रखा है, और जितने वेब ब्राउज़र है सब क्या होते हैं, सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ईमेल से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। और इसमें जो यहाँ पर ये होता है @ इसके बाद जो चीज़ें होती है उसको डोमेन सर्वर नाम से जाना जाता है। उपयोगकर्ता का नाम और जो बीच में प्रतीक आता है ये तो उपयोगकर्ता का नाम हो जाएगा, ये डोमेन सर्वर नेम इसका हो जाता है। ईमेल मैनेजमेंट में आप किसी को ईमेल भेज रहे हो तो गुणवत्ता, मात्रा, व्यवस्थित नियंत्रण शामिल होता है, जो संगठन के भीतर से भेजे जाते हैं और प्राप्त होते हैं। ईमेल उपयोगकर्ता को पत्र प्रारूप में जानकारी भेजने की अनुमति होती है। टेक्स्ट भेज सकते हो आप, डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, मल्टीमीडिया जैसे फ़ोटो और वीडियो शामिल हो सकते हैं इसमें। ईमेल भेजने के लिए इसमें चीज़ें दे रखी है, ये आपको ध्यान रखना है। BCC और CC का मतलब, BCC का मतलब होता है ब्लेंड कार्बन कॉपी, CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी। इसमें दूसरा देख सकता है, इसमें दूसरा नहीं देख सकता, 10 लोगों के साथ भेजोगे तो ये चीज़ इसमें समझाई हुई है। इनबॉक्स में क्या होता है, इनबॉक्स में आपका मैसेज प्राप्त होता है, मेल प्राप्त होते हैं, और अगर इनबॉक्स में कभी मेल नहीं आता तो स्पैम में चला जाता है। सिग्नेचर हम एक हस्ताक्षर चुन सकते हैं जो हमारे द्वारा भेजे जाने वाले हर मेल के अंत में दिखाई दे। वो अपने पास एक ऑप्शन आता है मेल में कि अपन एक अपने खुद के पर्सनल सिग्नेचर बना सकते हैं जो हर मेल में अपन को दिखाई दे। अटैचमेंट का ऐसा ऑप्शन आता है जहाँ से आप फाइल, फ़ोटो, मीडिया कुछ भी आप उसमें अटैच करके सामने वालों को मेल कर सकते हो। इसके अलावा स्पैम में कोई ऐसे मेल आते हैं जो खतरे वाले होते हैं, वो मेल आते हैं। ट्रेस में क्या होता है, जो भी मेल अपन डिलीट कर देते हैं ट्रेस में चले जाते हैं। मेल इनबॉक्स हटा देने पर उन्हें डिलीट नहीं करना, वो आर्चीव में चले जाते हैं। इसके अलावा फॉरवर्ड, किसी को मेल को आगे फॉरवर्ड करने का फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है। इसके अलावा ई बैंकिंग आ गया अब, तो ये तो इतना खास नहीं है, ध्यान रखना ना। नेफ्ट की फुल फॉर्म ध्यान रखना, RTGS की फुल फॉर्म ध्यान रखना आप। जो नेफ्ट होता है, नेफ्ट 2 घंटे लग जाते हैं प्रोसेस करने में, करीब 2 घंटे लग जाते हैं। भारत सरकार और RBI द्वारा अनुरक्षित है। और जो RTGS है, ये RTGS को ये क्या करता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म होती है, यानी कि तुरंत इसके काम हो जाता है। अब इसके बाद डाटा कम्युनिकेशंस के बारे में, यहाँ से हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये जो सिस्टम आप देख रहे हो, यहाँ से हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हालांकि वो क्वेश्चन कम्युनिकेशंस का है, जो आपका कम्युनिकेशन टॉपिक है नर्सिंग में उसका क्वेश्चन है, लेकिन आप उसको यहाँ से ही कवर करके चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे नेटवर्क में मुख्य रूप से 3 नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन, वैन। तो इनके बारे में आप ध्यान रख लेना कि लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन से मेट्रोपोलियन और वैन से वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपका जो ये एग्जांपल इनके देख लेना एक बार। ये PDF आपको कहाँ पर मिल जाएगी, स्टडी विद एप्लीकेशंस पर, तो अपलोड है ही सही, वहाँ जाकर आप सभी देख लेना। बाकी इसमें कुछ खास चीज़ें हैं नहीं जो अब मैं आपको बताऊँ। इसमें थोड़ा सा मालवेयर वाला देख लेते हैं, वहाँ से क्वेश्चन हर बार रिपीटेशन वहाँ पर नज़र आ रही है।
तो वो ज़रूर देख लेते हैं अपन। ये IP एड्रेस, मैक एड्रेस, इनके बारे में ध्यान रखना। 12 अंकों का हेक्साडेसिमल होता है, इसमें ध्यान रखना ये चीज़ें कि इस तरीके से इसका IP एड्रेस होता है। और अगर ये तो मैक एड्रेस है, IP एड्रेस इस तरीके से होता है। IP एड्रेस 0 से 255 के बीच में हो सकता है, 4 नंबर के रूप में लिखा होता है, जबकि जो आपका मैक एड्रेस है वो 6 अंक निर्मात 6 नंबर के रूप में होता है। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है, बहुत छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसमें आपका आ जाता है वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाइसवेयर, एडवेयर, रूट किट, किल लॉगर, लॉजिक बम, रैम्सवेयर, ये सब इसमें आ जाते हैं। वायरस की फुल फॉर्म यहाँ पर बता रखी है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीजिंग होती है। इन सभी को रोकने के लिए अपन एंटीवायरस का यूज़ भी करते हैं सभी कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह में। एडवेयर हो गया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर है। आपने एग्जाम्पल देख लिए, जितना काफ़ी है, ज़्यादा टाइम अपने पास भी नहीं है, जितना है उतना मैंने करवा दिया। हैकर्स के बारे में देख लो। वाइट हैट हैकर्स एथिकल होते हैं, ध्यान रखना। जो एथिकल होंगे वाइट हैट हैकर्स होंगे, जो नॉन एथिकल्स होंगे या नॉन एथिकल्स होंगे उसको क्रैकर्स भी बोलते हैं। ये ब्लैक हैट हैटर्स होते हैं, मतलब ये कानून तोड़ के करते हैं। ये वाइट वाले कानून के साथ काम करते हैं, ब्लैक वाले कानून के साथ काम नहीं करते। और ग्रे वाले क्या करते हैं? ग्रे वालों कभी कानून के साथ और कभी बिना कानून के साथ, दोनों तरह से काम करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ द वाइट एंड ब्लैक हैटर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। फिशिंग क्या होता है? गैर कानूनी गतिविधि होती है, नकली वेबसाइट या ईमेल जो कि मतलब फिशिंग एक तरह से ऐसी होती है कि इसमें नकली वेबसाइट या एक ऐसे ईमेल आईडी बनाई जाती है जो रियल ईमेल आईडी जैसी लगती है, और उसका यूज करके आप किसी के साथ ठगी वगैरह करते हो, उसके साथ स्पैम करते हो। ये चीज़ इसमें होती है। फायरवेल का होता है कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें निजी नेटवर्क, मतलब ये क्या करता है? ये अनाधिकृत पहुंच को रोकता है, बस इतना ध्यान रखना। जो क्रिमिनल चीज़ें होती है, जो अनाधिकृत पहुंच है उसको रोकने का काम करता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों को कार्यान्वित किया जा सकता है। ऑथेंटिकेशन उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड को सत्यापित करने का ये काम करता है। ऑथराइजेशन कुछ कार्यों को करने के लिए विशेष उपयोगकर्ता को दी गई अनुमति, अधिकार और अधिकार को सत्यापित करता है। ये ऑथराइजेशन हो जाता है। तो ये चीज़ थी आपका, और उसी के साथ आपकी जो क्लास थी कंप्लीट होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। मैंने मेरी मेहनत करी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, व्यू आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है, मैंने वीडियो बना दिया। धन्यवाद साथियों, टेक केयर, बाय।